अब अपन देख लेते हैं राज्य के अनिवार्य तत्व कि राज्य में कौन कौन से तत्व होते हैं, राज्य की विशेषता क्या होती है, कैसे हमें पता चलता है कि ये जो संस्था है ये राज्य कहला सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत जो है उसको भी हम राज्य कहते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को भी हम राज्य कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो संस्था है ये राज्य कहलाती है। ठीक है, तो राज्य के तत्व कौन कौन से जिससे पता चलता है कि राज्य जो है उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फिर किससे हमें पता चलता है कि ये जो तत्व होना राज्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना राज्य नहीं होता है। ठीक है, तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये चारों तत्व मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। जिस संस्था में ये चारों तत्व पाए जाते हैं उसे हम राज्य कहते हैं ना। राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या अनिवार्य तत्व होते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि जनसंख्या। तो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जनसंख्या। अगर राज्य में किसी भी संस्था में अगर जनसंख्या नहीं होगी तो वह राज्य नहीं कहलाएगा, है ना। कोई भी निर्जन अगर स्थान है तो उसे हम राज्य नहीं कर सकते। जहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है, मनुष्य नहीं है, व्यक्ति जहाँ पर नहीं रहते हैं तो वो राज्य नहीं कहलाता है ना। निर्जन जो भूमि होती है उसे हम राज्य नहीं कह सकते। अब देख लेते हैं कि राज्य में जनसंख्या जो तत्व है, जनसंख्या क्या होता है। ठीक है, तो राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व जनसंख्या है, क्योंकि राज्य एक मानवीय संस्था है और बिना मनुष्य के इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। बिना मनुष्य के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। किंतु जनसंख्या कितनी हो यह निश्चित नहीं है। ऐसा जरूर है कि राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। कितनी भी जनसंख्या हो सकती है ना। जैसे कि इस पर कुछ विचारों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। रूसो मानते हैं कि 10,000 होनी चाहिए। और अरस्तु ने कहा है कि राज्य का वही आकार उचित हो जिसमें वह आत्मनिर्भर रहकर शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके और उसका शासन भी सुचारू रूप से चल सके। लेकिन वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के कारण यह धारणा बदली है। आजकल जहाँ एक और ओमान, इजराइल और साइप्रस जैसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, वहीं दूसरी ओर चीन और भारत जैसे बहुत अधिक जनसंख्या वाले राज्य भी अस्तित्व में हैं। अतः कोई निश्चित जनसंख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राज्य में जनसंख्या होना जरूरी है। राज्य उसे कहते हैं जिसमें जनसंख्या हो, मनुष्यों का वास हो, व्यक्ति जो होते हैं वही राज्य कहलाता है। जहाँ पर व्यक्ति नहीं होंगे, निर्जन क्षेत्र को हम राज्य नहीं कह सकते। तो ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण तत्व हो गया आपका जनसंख्या। ठीक है, सेकेंड आपका आ जाएगा निश्चित भूभाग। अब राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित भूभाग। भूभाग का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है राज्य के लिए। अगर किसी क्षेत्र का एरिया जो होता है वो निश्चित नहीं होता है तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते। राज्य उसे ही कह सकते हैं कि राज्य का जो एरिया है वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित भूभाग मतलब कि जिसे हमें पता हो कि ये जो एरिया है ये हमारे राज्य का है ना। जैसे कि भारत, आपने देखा होगा कि आप 50 अगर मैप में आपको मैप बता दें तो आप भारत का जो मैप है वो आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो आप इसे क्यों बता सकते हैं, क्योंकि जो उसका निश्चित भूभाग जो है वो निश्चित है राज्य का। ठीक है, तो राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित भूभाग। तो राज्य में भूभाग का होना जरूरी है। वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ भूभाग का होना जरूरी है, भूभाग जो है वो निश्चित होना चाहिए, जो एरिया है उसकी हम मैपिंग कर सके। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि राज्य के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि मैप में हम भारत का नक्शा आराम से देख सकते हैं कि हम बता सकते हैं 50 राज्यों में भी कि ये भारत है। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है वो निश्चित है। तो निश्चित भूभाग, तो राज्य में भूभाग निश्चित होना बहुत ही जरूरी है। हम व्यक्तियों के किसी समूह को चाहे वो कितना भी संगठित और अनुशासित क्यों न हो तब तक राज्य नहीं कह सकते जब तक कि उसके पास निश्चित भूभाग न हो। निश्चित भूभाग से तात्पर्य यह है कि उसकी सीमाएं निश्चित हो तथा निश्चित भूभाग से तात्पर्य है कि उसकी सीमाएं निश्चित हो तथा उस सीमा के भीतर केवल भूमि ही नहीं वरन नदियाँ, झीलें, समुद्र तट, वायुमंडल भी सम्मिलित है ना। निश्चित भूभाग में सिर्फ एरिया निश्चित नहीं होता, एरिया जो होता है उसके अंदर की जितनी भी नदी, तालाब, समुद्र, सारी जो चीज़ें होती हैं, वायुमंडल, आकाश, सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सरकार।
तो राज्य का एक और महत्वपूर्ण तत्व है सरकार। राज्य में सरकार का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि आपको पता है कि राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है। राज्य अमूर्त संस्था है तो राज्य के कार्य कौन करेगा, राज्य के कार्य कैसे होते हैं? ठीक है, तो राज्य के जो कार्य होते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो राज्य का एक और आवश्यक तत्व है सरकार। सरकार के अभाव में एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के समूह को राज्य नहीं कहा जा सकता है। राज्य में एक ऐसी संस्था का होना अनिवार्य है जिसकी आज्ञा मानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी हो। सरकार के अभाव में राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और जिससे राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो राज्य में जरूरी होता है सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपका जो लास्ट तत्व है वो आपका आ जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता होना भी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे अधिक अगर ये कहा जाए कि सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य का कौन सा है, तो वो आपका आ जाएगा संप्रभुता। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य का संप्रभुता है। संप्रभुता के बिना राज्य जो है वो राज्य नहीं कहला सकता। राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर राज्य में संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। तो संप्रभुता को राज्य का प्राण भी कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति की शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो उस शरीर का कोई मोल नहीं होता, ऐसे ही राज्य से अगर संप्रभुता चले जाए तो उस राज्य का कोई मोल नहीं होता। वो राज्य एक तरह से देखा जाए तो राज्य मर जाता है। उस राज्य अस्तित्व ही नहीं बचता है अगर वहाँ पर संप्रभुता नहीं होगी। तो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या होता है, संप्रभुता। अगर किसी क्षेत्र में किसी जगह जनसंख्या भी है, वहाँ का क्षेत्र भी निश्चित है, वहाँ की सरकार भी है, लेकिन अगर वहाँ पर संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं है। ठीक है, तो संप्रभुता क्या होता है, तो किसी समाज में लोग रहते हों और उनका निश्चित भूभाग भी हो सकता है, पर जब तक उसके पास संप्रभुता न हो उसे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्य का दर्जा तब तक नहीं मिलता जब तक कि संप्रभुता नहीं हो। समाज में अन्य कई संगठन होते हैं किंतु वे संप्रभु नहीं होते। यह शक्ति सिर्फ राज्य के पास ही होती है। बहुत सारे संगठन होते हैं लेकिन संप्रभु नहीं होते, इसलिए सबसे शक्तिशाली जो राज्य सबसे शक्तिशाली क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके पास संप्रभुता होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। उसके पास शक्ति होती है, सत्ता होती है। यह शक्ति सिर्फ राज्य के पास ही होती है। संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिसके आधार पर वह आदेश देता है और उनका पालन करवाता है। राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। आंतरिक क्षेत्र के अतिरिक्त बाह्य क्षेत्र में राज्य संप्रभु है और संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता जो होता है उसका कार्य होता है आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र के जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि उसके पास शक्ति होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो राज्य के अंदर की व्यवस्था भी देखता है, राज्य के बाहर की व्यवस्था भी देखता है ना। अगर अपन कहें कि भारत जो है वो जब देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारत के पास क्या नहीं था, भारत राज्य था। राज्य नहीं कहलाता है, क्यों? क्योंकि भारत के पास जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग था, सरकार थी, लेकिन भारत के पास जो है वो संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता मतलब कि भारत के पास जो है वो भारत के निर्णय भारत स्वयं नहीं ले सकता था। भारत के जो भी निर्णय होते थे वो कौन देता था, अंग्रेज जो होते हैं, ब्रिटिश जो होते हैं वो निर्णय लेते थे। तो आंतरिक हो या बाहरी निर्णय कौन लेता था, ब्रिटिश लेते थे, इसलिए ब्रिटिशों का गुलाम था भारत। लेकिन जब 1947 के बाद 1947 को देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या होगा कि भारत जो है वो एक राज्य बन गया है ना, स्वतंत्र राज्य बन गया। उसके पास संप्रभुता आ गई, शक्ति आ गई कि बाहरी हो या फिर आंतरिक निर्णय भारत स्वयं ले सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राज्य जो होता है उसके 4 तत्व होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये राज्य है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो राज्य जैसे कि मैंने कहा था कि भारत जो है वो एक राज्य है, लेकिन आजकल जो होता है उस राज्य शब्द से राष्ट्रीय राज्य से अपन राष्ट्र भी बोल सकते हैं और राज्य भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय राज्य है ना। तो ये जो और अगर मध्य प्रदेश और ये देखें तो ये एक तरह से देखा जाए तो प्रांत होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब प्रांत है। राज्य भारत है क्योंकि शक्ति जो है वो भारत के पास है, वो आंतरिक हो बाहरी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है प्रांत होते हैं, इनके पास भी शक्तियाँ होती है, लेकिन इनसे भी शक्तिशाली अगर कोई है तो वो जो होता है वो भारत होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया राज्य
राजनीति विज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु कहा जाता है राज्य। राजनीति विज्ञान का अगर आप विषय का अध्ययन करते हैं तो राज्य का अध्ययन करना उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, टेक केयर।